गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन लास्ट लेक्चर ऑफ सेल बायोलॉजी हमने आपका न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट किया था। और न्यूक्लियस से रिलेटेड हमने बेसिकली एक तो एनएलएस की बात करी थी, दैट इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, कि जो प्रोटीन न्यूक्लियस का पार्ट बनता है उस पे क्या आपका सिग्नल होता है। ठीक है, तो जैसे हमने एनएलएस पढ़ा था। ठीक है, जैसे उसमें था प्रोलिन प्रोलिन उसके बाद क्या था आपका थ्री लाइसिन, फिर आर्जिनिन, जैसे ये आपको सीक्वेंस मैंने दिखाया था जिसमें दो प्रोलिन थे, थ्री लाइसिन आर्जिनिन, फिर लाइसिन और वैलिन। ठीक है, तो एक हमने इसकी बात करी थी और एक हमने डिस्कस करा था बाईपार्टाइट। ये मतलब एक लाइसिन आर्जिनिन, बीच में 10 अमीनो एसिड्स हैं और उसके बाद 4 लाइसिन। ठीक है, तो ये हमारा हमने पढ़ लिया था। फिर एक मैंने आपको देखा रैन। जब भी हम न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमें न्यूक्लियस के अंदर लेके जानी है, कोई चीज़ न्यूक्लियस के बाहर, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं? बेसिकली आपका जब भी हम न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो वी डिस्कस अबाउट रैन प्रोटीन। ठीक है ना, मतलब किसी को आपको न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है या न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना है, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं? आपकी रैन की। किसकी बात करते हैं हम? रैन की। तो जब भी न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो वो डिस्कस अबाउट रैन प्रोटीन। हम कौन से प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं? रैन के बारे में। ठीक है, तो रैन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये बेसिकली जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो और भी कुछ प्रोटीन्स के मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे एआरएफ हो गया, रैब हो गया, आर ई रो, CDC42। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की सिग्नलिंग होती है और वहां पर हम अलग अलग टाइप के जी प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, फिर हमने एक कंसेप्ट देखा था जो आपको मेनली याद रखना होता है कि जो रैन जीटीपी है उसका लेवल न्यूक्लियस में ज़्यादा होता है। ठीक है, और रैन जीटीपी का लेवल कहाँ पे ज़्यादा होता है? साइटोसोल में। ठीक है, रैन जीटीपी का लेवल ज़्यादा होता है कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। और रैन जीडीपी का लेवल ज़्यादा होता है आपका साइटोसोल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली बात करी थी, एक तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो रैन के साथ जीटीपी लगा होता है उसको ये जीटीपी में कन्वर्ट करा देता है। और एक था गैप, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रैन जीटीपी को रैन जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो इसी पे बेस्ड आता है आपका, कि जीटीपी और रैन जीडीपी उसकी आपको कंसंट्रेशन पता हो, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके जो न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी ज़्यादा होने का क्या कारण है, और साइटोसोल में रैन जीटीपी ज़्यादा होने का क्या कारण है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था पहले। तो एक हमने बात करी थी गैप की, विच इज जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और एक हमने बात करी थी आपकी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में मेनली देखा था। अब हम कुछ और कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सो तो रैन, ठीक है, क्योंकि जो रैन प्रोटीन है दैट इज बेसिकली रेगुलेटिंग द मूवमेंट थ्रू द न्यूक्लियर पोर बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर। ठीक है, सो अभी हम मेनली सबसे पहले हम इंपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम जो हम पढ़ेंगे दैट विल डिस्कस अबाउट द इंपोर्ट, कि हमें किसी प्रोटीन को बेसिकली साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो अभी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज अबाउट इंपोर्ट। ठीक है, सो प्रोटीन इंपोर्ट थ्रू द nuclear pore complex begins with a specific protein which binds to the NLS of a कार्गो प्रोटीन। कार्गो प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिसको मुझे न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा? एनएलएस। और उस एनएलएस को कौन रेकग्नाइज करता है? इम्पोर्टिन। ठीक है, तो पहले डायग्राम से देखते हैं और फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। ये आपका कार्गो प्रोटीन है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर शो कर रखा है, दिस इज योर कार्गो प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिसको मुझे न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है। इसमें एनएलएस होगा। ठीक है, एनएलएस ही वो सिग्नल है जो कि
बेसिकली ये हेल्प करता है कि उसको हमें कहाँ पर लेके आना है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि वो डायरेक्टली चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टिन, इम्पोर्टिन ऑब्वियसली जिसने इंपोर्ट कराना है, मतलब जिसने न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है। नाउ दिस इम्पोर्टिन ये एनएलएस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इम्पोर्टिन है और ये आपका प्रोटीन है जिसके ऊपर एनएलएस है। तो इम्पोर्टिन इस प्रोटीन के एनएलएस के साथ बाइंड कर गया। ठीक है, अब ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होगा, इसके थ्रू ट्रांसलोकेशन होगी। ठीक है, जैसे ही अब ये इम्पोर्टिन और ये आपका प्रोटीन जिसको आपने डिलीवर कराना था, अब ये पहुंच गए। अब क्या होता है, जो रैन जीटीपी है, ठीक है, रैन जीटीपी वो क्या करता है, वो इस कॉम्प्लेक्स पे अटैक करता है या इसके साथ बाइंड करता है, आप जो भी कह लो। जैसे ही रैन जीटीपी इम्पोर्टिन के साथ बाइंड करता है तो आपका कार्गो प्रोटीन रिलीज हो गया। ठीक है, मतलब वी वांट कि हमें हमें इसी प्रोटीन को डिलीवर कराना था ना, तो ये तो न्यूक्लियस में पहुंच गया। और रैन जीटीपी किसके साथ बाइंड हो गया, इम्पोर्टिन के साथ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना रैन जीटीपी की कंसंट्रेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा होती है। अब देखो जब ये दोनों बाइंड करे, मतलब इम्पोर्टिन और रैन जीटीपी, इसका क्या होता है, इसको हम न्यूक्लियस से बाहर ले आते हैं साइटोसोल में। इसको हमने कहाँ पे बाहर ले आना है, न्यूक्लियस से साइटोसोल में। और जब ये बाहर आता है, आप देखो क्या ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बाहर आ रहा है, किस किस का, इम्पोर्टिन और रैन जीटीपी का। जैसे ये आया, इम्पोर्टिन अलग हो गया। ठीक है, और रैन जो जिसके साथ जीटीपी लगा हुआ था, वो गैप ने उसको हाइड्रोलाइज करके रैन जीटीपी बना दिया। ठीक है, ये देखा ना, ये एक फॉस्फेट निकल गया और रैन जीटीपी किसमें कन्वर्ट हो गया, रैन जीडीपी में। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उस वो एनिलस के साथ जाके लगा और वो कॉम्प्लेक्स आपका कहां पर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी का लेवल ज्यादा होता है। अब ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट के साथ बाइंड करता है और आपका जो, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आपका कार्गो प्रोटीन था वो रिलीज हो गया। अब ये जो इम्पोर्टिन और रैन जीटीपी का कॉम्प्लेक्स है, इट विल गो आउट, मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा कहां पर, साइटोसोल में। वहां पर जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया रैन जीटीपी में और इम्पोर्टिन अलग हो गया। अब देखो क्या है, अब ये जो रैन जीटीपी था ये किसका था, न्यूक्लियस का। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस का था ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था। अब ये रैन जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको वापस लेके आना है। ठीक है, तो होता क्या, एक प्रोटीन होता है एनटीएफ2। क्या नाम है, एनटीएफ2। एनटीएफ2 का काम क्या होता है, ये रैन जीडीपी ट्रांसपोर्टर होता है। एनटीएफ2 क्या होता है, रैन जीडीपी ट्रांसपोर्टर। इसका क्या काम है, ये रैन जीडीपी ट्रांसपोर्टर होता है। ऑब्वियसली ये जो रैन जीडीपी आपको बाहर देखने को मिला है, आया तो ये न्यूक्लियस से ही है ना, क्योंकि था तो रैन जीडीपी की फॉर्म में, बट जब ये बाहर आए तो रैन जीडीपी है तो ये न्यूक्लियस का। एनटीएफ2 का क्या काम होता है, ये रैन जीडीपी के साथ बाइंड करता है और उस रैन जीडीपी को कहां पे ले आता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद N2F2 अलग हो गया। और हमें पता है कि बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर रैन जीएफ होता है, विच इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। वो रैन जीडीपी को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देगा, रैन जीटीपी में। ठीक है, इसका क्या नाम था, रैन गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। देखो ना, बाहर की तरफ जो भी रैन जीटीपी जाएगा उसको जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन रैन जीटीपी से जीडीपी बना देता है। इस जीडीपी को जब हम वापस लेके आए इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ने रैन जीडीपी को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, रैन जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ना आपको जैसे एनटीएफ2 याद रखना है, इसका क्या काम है, ये रैन जीडीपी का ट्रांसपोर्टर है। ये रैन जीडीपी को साइटोसोल से कहां पर लेके आता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर हम पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। सो ट्रांसपोर्ट बिगिंस विद द एनएलएस ऑफ ए कार्गो प्रोटीन दैट इज recognized by an important। ठीक है, the cargo important complex binds to the nuclear pore proteins in the cytoplasmic filaments and is transported through the pore। ठीक है, at the nuclear side of the envelope, RAN GTP binds to the important, disrupting the cargo important complex। जैसे ही RAN GTP जाके लगा तो important cargo complex आपका disrupt या dissociate हो गया। ठीक है, the important RAN GTP complex is exported through the nuclear pore and GTPase activating protein associated with the cytoplasmic filament stimulate hydrolysis of GTP to GDP, रिलीजिंग द इम्पोर्टिन। क्योंकि जब तक तो रैन जीटीपी
इम्पोर्टिन के साथ है तब तो दोनों इकट्ठे हैं। अगर आपने इम्पोर्टिन को इससे अलग करना है तो रैन जीटीपी को जीटीपी में हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके इम्पोर्टिन अलग हो जाएगा। रैन आपका देखो, रैन भी एक प्रोटीन है, ठीक है। रैन के साथ जब जीटीपी लगा हुआ है तो वो इम्पोर्टिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन जब जीटीपी जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाता है तो वो आपके इम्पोर्टिन से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, रैन जीटीपी इज देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द न्यूक्लियस, ठीक है, इन एसोसिएशन विद इट्स ओन इंपोर्ट रिसेप्टर NTF2 इन द न्यूक्लियस। रैन जीएफ जो कि क्रोमैटिन से बाउंड होता है, वो जीडीपी का एक्सचेंज करा देता है किससे, जीटीपी से, जीटीपी के साथ, जिससे रैन जीटीपी दोबारा कन्वर्ट हो गया रैन जीटीपी के अंदर एंड मेंटेनिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ रैन जीटीपी विद इन द न्यूक्लियस। दिस इज हाउ इंपोर्ट ऑफ ए प्रोटीन टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो सबसे पहला रैन, जहां पे भी नाम रैन आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरी पॉइंट हमने ये डिस्कस करा कि जीटीपी, रैन जीटीपी की कंसंट्रेशन न्यूक्लियस में ज्यादा होती है, जीडीपी की साइटोसोल में। अब आपने देखा इंपोर्ट, देखो ऐसा नहीं है कि एनएलएस तो है, एनएलएस होने की वजह से ही उस प्रोटीन को कहां पे लेके जाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, ये सिग्नल होता है, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टिन उसी सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था जो एंटीजन था, टी एंटीजन, उन्होंने देखा कि ये न्यूक्लियस में चला गया, है तो वो वायरस का प्रोटीन, तो देयर हैज टू बी सम सिग्नल, क्योंकि उसके ऊपर भी वही सिग्नल था जो हमारे प्रोटीन्स के ऊपर है, इसी कारण इंपोर्टिन उसको हमारे न्यूक्लियस के अंदर ले गया। अगर उस पर वो सिग्नल नहीं होता फिर वो प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो NTF2 आपने याद रखना, इट इज ए रैन जीटीपी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आगे समझिए, ठीक है। तो ये ना आपको पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ठीक है ना। एक तरह से वही होता है ना, जो भी एक आप जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको आपने रिलेट करना है, ठीक है। एट द एंड तो क्या होता है, आपने कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेन याद रखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने वही चेक करना है कि अब जैसे वो पूछेंगे NTF2 क्या है, अब ऐसे तो कुछ है नहीं, अगर हमने पढ़ा ही नहीं हुआ तो ऐसे थोड़ा याद आ जाएगा NTF2 ये होता है। यू हैव टू रिमेंबर सो मैनी प्रोटीन्स, ठीक है। सेल के अंदर आप जिस भी ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे हो आपको उसके बारे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियर साइड होती है, ठीक है, वहां पे जो आपका इंपोर्ट और कार्गो का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसरप्ट हो जाता है। कौन डिसरप्ट करता है, रैन जीटीपी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इंपोर्टिन की कॉन्फर्मेशन में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से कार्गो प्रोटीन अलग हो गया। कार्गो वो प्रोटीन है जिसको मैंने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर लेके आना था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यही बताया, जो इंपोर्टिन रैन जीटीपी का कॉम्प्लेक्स है दैट इज एक्सपोर्टेड बैक थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इंपोर्टिन किसका था, वो तो साइटोसोल का है ना, उसका काम तो है ही नहीं, उसका काम तो साइटोसोल में ही है, लेकिन रैन जीटीपी हमारा न्यूक्लियस वाला यूज हुआ था, ठीक है। वो कह रहा है कि जब ये होता है तो जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। दिस रिलीजेज द इम्पोर्टिन, ताकि वो दूसरा जो प्रोटीन और किसी को लेके आना तो उसको अंदर ला सके, ठीक है। और जो रैन जीटीपी फॉर्मेशन हुई है कहां पर, आपके साइटोप्लाज्म में, इट इज देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू न्यूक्लियस बाय इट्स ओन इंपोर्ट रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड NTF2। क्योंकि अगर वो रैन जीटीपी न्यूक्लियस में आ गया तो हमें पता है वहां पर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है जो रैन जीटीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रैन जीटीपी के अंदर, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, आपका इंपोर्ट के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सपोर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, एक्सपोर्टिन। जैसे अब हमें किसी चीज को कहाँ पे लेके जाना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब जैसे देखो वो क्या कह रहा है, कहता है सम प्रोटीन्स रिमेन विद इन न्यूक्लियस फॉलोइंग देयर इंपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो अंदर आ गए, उनका काम उनका काम न्यूक्लियस में ही है, बट मैनी अदर्स शटल बैक एंड फोर्थ, मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी आए जैसे उनकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो आ गया न्यूक्लियस के अंदर, और जब उसका काम हो गया उसको हमने दोबारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कैरियर्स होते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल सच एज RNA, ठीक है। अब RNA जो है, अब हमें पता है कि RNA से ट्रांसलेशन कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। तो एक प्रोटीन है, ठीक है, जैसे ये आपका RNA है,
अब प्रोटीन जो है वो किससे बाइंड करा, आरएनए से, ठीक है, और उसको वो न्यूक्लियस से बाहर ले गया। अब उसका इसका काम तो सिर्फ वहां उसको बाहर छोड़ के आना था ना, तो इस प्रोटीन को आपको वापस लाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा ना कि सम ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज कैरियर्स in the transport of other molecules such as RNA. Other coordinate nuclear and cytoplasmic function. Example for regulating the activity of transcription factor. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, लेकिन एक कोई प्रोटीन आएगा जो उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब उसने एक्टिवेट कर दिया, फिर उसने वापस जाना है, फिर वो दोबारा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे हमने एनएलएस की बात करी, इंपोर्ट की, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ये बताते हैं कि हमने उसका एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है। जैसे आपने इंपोर्टिंस की बात करी जो एनएलएस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो एक्सपोर्टिंस होते हैं वो भी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको वो न्यूक्लियस से कहां पर लेके जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कोई सीक्वेंस नहीं बता रखा उसका, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पर एक एक्सपोर्ट सिग्नल है, ठीक है। इंपोर्ट सिग्नल हमने पढ़ा था, वो क्या है, अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपोर्ट सिग्नल की, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या है, नाउ दिस इज द इमेज जिसमें हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब मान लीजिए ये आपका बेसिकली क्या है, कार्गो प्रोटीन, जिसका आपने क्या कराना है, एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है। तो जो कार्गो प्रोटीन है उसके साथ बेसिकली क्या लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्सपोर्ट सिग्नल है, उसके साथ एक रैन लगता है, ठीक है। तो क्या लगता है आपका, रैन, ठीक है। अब रैन कौन सी फॉर्म में है, जीटीपी बाउंड फॉर्म में, और एक वो प्रोटीन है जो एक्सपोर्टिन है। इन तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, किस किस का, रैन, जीटीपी, कार्गो प्रोटीन, और ये एक तरह से आपका एक्सपोर्टिन है, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, एक्सपोर्टिन, इन तीनों का कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। नाउ ये तीनों का कॉम्प्लेक्स गया बाहर, कहां बाहर गया आपका, न्यूक्लियस से बाहर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यहां पर भी क्या करा, जो गैप था, गैप क्या था, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, उसने जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया, रैन जीटीपी अलग, कार्गो प्रोटीन अलग, और एक्सपोर्टिन अलग, ठीक है। अब तीनों अलग हो गए, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये रैन जीटीपी अलग हो गया, कार्गो प्रोटीन अलग हो गया, एक्सपोर्टिन अलग हो गया, ठीक है। अब अब देखो क्या हुआ, अब दोबारा, अब देखो एक्सपोर्टिन को हमें अंदर लेके आना है, क्योंकि ये एक्सपोर्टिन का काम तो एक्सपोर्ट कराना है, तो वी वांट कि ये अंदर आए। और रैन जीडीपी, अब दोबारा वही हुआ, जीटीपी तो किसका यूज हुआ है, न्यूक्लियस का, तो जैसे वहां पर रैन जीडीपी के साथ NTF2 लगा था, वो क्या आ गया था आपका, अंदर आ गया, ठीक है। यही हुआ था ना, वहां पे भी NTF2 वॉज ए रैन जीडीपी ट्रांसपोर्टर, वो उसको दोबारा अंदर ले आया, और एक्सपोर्टिंग भी आपका दोबारा अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वही हुआ कि NTF2 अलग हो गया, और GF ने दोबारा क्या करा, रैन जीडीपी को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, रैन जीडीपी के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन कार्गो प्रोटीन पेयरिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, एक्सपोर्टिन एंड रैन जीटीपी, दे फॉर्म इन द न्यूक्लियस, तीनों का कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉलोइंग एक्सपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर, जो गैप है, स्टिमुलेट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीटीपी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रैन जीटीपी, कार्गो आपका रिलीज हो गया, और एक्सपोर्टिन भी रिलीज हो गया। रैन जीटीपी एंड एक्सपोर्टिन दे आर देन रिटर्न टू द न्यूक्लियस, ठीक है, दोबारा फिर वो न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, और सेम थिंग जैसे वहां पर रैन जीडीपी को आपने दोबारा रैन जीटीपी में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर रैन जीएफ उसको दोबारा रैन जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो एक्सपोर्टिन भी आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं बता रखा एक्सपोर्टिन कैसे आ रहा है, ठीक है। अब या तो वही हो सकता है कि एक्सपोर्टिन के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट दिखा रखा है कि एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट ही आ गया, उसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं हुआ। रैन जीडीपी का हमें पता ही है कि NTF2 उसको लेके आता है, और बाद में जो रैन जीएफ है वो दोबारा जीडीपी को किसमें, रैन जीडीपी से दोबारा क्या बना देता है, रैन जीटीपी, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, जो कि बेसिकली कैसा हो रहा है, थ्रू योर न्यूक्लियर कोर, ठीक है। तो बेसिक वही है, इंपोर्ट के अंदर एनालिस है, यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट सिग्नल का हमें कोई सीक्वेंस नहीं बताया हुआ,
सिंपली एक्सपोर्टिन बाइंड करता है और ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बनता है। तीनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी प्रोटीन बाहर जाएगा। और जैसे ही जीडीपी में हाइड्रोलाइज हुआ, तीनों अलग हो गए। एक्सपोर्टिन को भी वापस लेके आना है, और जो आपका रैन जीडीपी है उसको दोबारा हमने किसमें कन्वर्ट करना है, रैन जीडीपी के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ रैन जी है। ठीक है, तो ये जनरली अभी हम किसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपके प्रोटीन्स के। किसकी बात करी हमने, प्रोटीन्स के। ठीक है, तो वही सब थ्योरी के अंदर वही सेम बता रखा है कि एक्सपोर्टिन भी कैरियोफेरिन प्रोटीन फैमिली के हैं। लाइक इम्पोर्टिन, एक्सपोर्टिन ऑल्सो बाइंड टू रैन। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बाइंड करते हैं ना। आपने देखा था वहां पर इम्पोर्टिन, क्योंकि वहां पर तो इम्पोर्टिन अंदर लेके आया था, तब रैन उसके साथ बाइंड करा था। यहाँ पर एक्सपोर्टिन के साथ भी रैन जीटीपी बाइंड करता है। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तभी उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वही सब कुछ है यहाँ पर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो एक्सपोर्टिन तभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब रैन जीटीपी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही वो न्यूक्लियस की तरफ गया कॉम्प्लेक्स, तो रैन जीटीपी अलग हो गया, कार्गो प्रोटीन अलग हो गया, एक्सपोर्टिन अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक आधी, अभी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में क्योंकि उसमें अलग अलग लाइंस हैं, बट जैसे आपको एक आधी स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जैसे मान लो, अब मान लो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी NTF2 transports ran GDP into the cytosol. This statement is correct or incorrect? NTF2 क्या कर रहा है, वो तो रैन जीडीपी को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लेके आ रहा है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। देखो यही क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, बट वही बात है ना, आपको पहले पता हो कि NTF2 करता क्या है। ठीक है ना, पहले तो NTF2 पता हो। और दोनों केसेस में हमने यही देखा है कि वो रैन जीडीपी को साइटोसोल से न्यूक्लियस में लेके आ रहा है। बस ये है देखो इसमें। ठीक है, अब जैसे ये स्टेटमेंट हमने देखी थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट उसने यहाँ से उठा ली। ठीक है, अभी जैसे हमने आरएनए का ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा है, तो जो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आरएनए के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही होता है ना, एक पूरा जो एक चैप्टर है उसमें से उसने अलग अलग एक एक उसने स्टेटमेंट उठा ली। जो हमने पहली इमेज देखी कि जीटीपी का लेवल कहाँ पे ज्यादा होता है, जीटीपी का, फिर उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उठाई। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना, जैसे आरएनए है, नाउ यू हैव ए आरएनए। आरएनए तो न्यूक्लियस में बनता है। अब ऑब्वियसली जब आपने ट्रांसलेशन करानी है, या ट्रांसलेशन के टाइम पे आपको क्या चाहिए, मैसेंजर आरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए, तो वो सबको आपको कहाँ पे लेके जाना है, न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना है। तो उसके लिए उसको हम कैसे लेके जाएंगे वो भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है ना कि क्वेश्चन के अंदर, और देखो ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है ना आप ये सोचो कि ये पता नहीं क्या हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वही पढ़ रहे हैं जो पेपर में आता है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट सोचता है पता नहीं क्या कराते रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए भी यही मतलब नॉलेज का सोर्स है कि मतलब बुक्स के अंदर से वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने ही मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई NTF2। ठीक है, अगर आपको अब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर NTF2 ध्यान ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक एक जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अब वही होता है ना, वर्डिंग्स में भी लिखा होता है, बट ये चीजें मुझे लगता है आपको डायग्राम से बेटर याद रहती हैं कि हो क्या रहा है। अब इसको हम वर्डिंग्स में लिखने लग जाएं तो दैट विल नॉट गिव यू गुड आइडिया। यहाँ से आपको साफ पता लग रहा है कि हो क्या रहा है, और इतना ही याद रहे वही बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है वो, रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन इंपोर्ट। अब देखो क्या होता है ना, ऑब्वियसली सिग्नल्स भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहाँ पर बनते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ए प्रोटीन। अब आप ये बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसका काम तो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो क्या होता है, सेल के पास सिग्नल आता है। अब मान लो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल ने बना के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये सेल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ये बना पड़ा है, सेल ने बना रखा है। ठीक है, लेकिन अब मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन करानी है, लेकिन अभी ये न्यूक्लियस के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो जब सेल को सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, तब ये जाके
तब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस में जाएगा और तभी फिर वो आगे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल न्यूक्लियस के अंदर ही है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, अब लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम न्यूक्लियस के अंदर तभी भेजेंगे जब सिग्नल आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज रेगुलेटेड है ना, हर एक चीज जो है, हर एक प्रोटीन का अलग अलग रोल है कि इस प्रोटीन को हमें कब बनवाना है और उसका कब एक्सप्रेशन करानी है। ठीक है, अब सेल में तो ये चीजें क्या हो रही है ना, विद इन सेकेंड्स या विद इन कुछ मिनट्स में हो रही हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है ना कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बेसिकली अब ट्रांसक्रिप्ट एक तो होता है कि ना सिग्नल आए तब हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएं। उसका मतलब क्या है, जब सिग्नल आएगा तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक प्रोटीन है, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाने वाली जीन को पहले हमें ट्रांसक्राइब करना है, फिर ट्रांसलेट करना है, और फिर वो जाके आगे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ऐसा नहीं है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले से बनाओ ताकि जब जरूरत पड़े वो न्यूक्लियस के अंदर जाए और ट्रांसक्रिप्शन कराए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू द न्यूक्लियस इज येट अनदर लेवल एट विच द एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, मतलब आप ट्रांसपोर्ट, देखो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम पे ही बनता है और राइबोसोम्स जो है वो आपके साइटोसोल में ही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, transcription factors for example are functional only when they are present in the nucleus, so regulation of their import to and export from the nucleus is a novel means of controlling gene expression. ठीक है, the regulated nuclear import of both transcription factors and protein kinases play an important role in controlling the behavior of cells in response to changes in the environment. ठीक है, अब जैसे मान लो कहते हैं कि एक सेल है, हमने उसको डिवाइड कराना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सिग्नल आएगा, उसमें जनरली हम जो सिग्नलिंग की बात करते हैं उसमें काइनेज इन्वॉल्व होते हैं, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जब अभी आप आगे सेल साइकिल पढ़ोगे तब हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है ना, सेल के अंदर बहुत सारे, न्यूक्लियस के अंदर ही आपकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, बट किस चीज की ट्रांसक्रिप्शन कब करानी है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करानी तो उसको साइटोप्लाज्म में ही रहने दो, बना के रख लो, सेल ने बना के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही सिग्नल आता है फिर वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ठीक है, और प्रोटीन काइनेज जनरली सिग्नलिंग, जब हम बाय सिग्नलिंग पढ़ते हैं ना, सेल में अलग अलग टाइप की सिग्नलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे ये प्रोटीन काइनेज है, एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इंसुलिन है, वो ये वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है सिग्नलिंग में, क्या होता है, एक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, उसने दूसरे को करा, दूसरे ने तीसरे को करा, तीसरे ने चौथे को करा, एट द एंड क्या होता है, वो जो चौथा पांचवा प्रोटीन है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और वो न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा देता है। अब वो डिपेंड करता है, कई बार किसी चीज को रोकना है या किसी चीज की ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है तो फिर कोई रिप्रेसर जाएगा, किसी चीज को कराना है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा। तो सिग्नलिंग पाथवे होता है। ठीक है, सेल के पास सिग्नल आया, उसने एक को करा, फिर उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और लास्ट में एक प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में गया। अब वो डिपेंड करता है हमने जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवानी है या उसे रोकना है। तो दोनों टाइप के प्रोटीन होते हैं, कई बार सिग्नल ऐसा आएगा, वो ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाए, कई बार ऐसा सिग्नल आएगा जो एट द एंड वो सिग्नल भेजेगा, वो प्रोटीन भेजेगा जो ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कराता है। ठीक है, ये सब सेल के अंदर चलता रहता है। ठीक है, सो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म बाय विच सिग्नल्स रिसीव्ड एट द सेल सरफेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द जो हॉर्मोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो सेल के अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, आपके जितने प्रोटीन नेचर के हॉर्मोन्स होते हैं, ये कुछ वो तो जाते ही नहीं है, वो तो सेल के अंदर ही नहीं जाते, वो तो बस रिसेप्टर होता है, उसके साथ बाइंड करे आगे सिग्नल देते हैं। हाँ, लेकिन जो आपके स्टेरॉइड होते हैं या बेसिकली आपके जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, वो आपके बेसिकली न्यूक्लियस, मतलब वो सेल के अंदर जा सकते हैं। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, उसने क्या कहा कि बेसिकली एक एक रिसेप्टर है। ठीक है, उसने कहा कि एक रिसेप्टर है और उस रिसेप्टर के ऊपर एनएलएस है, तो वो रिसेप्टर कहां पर होगा। हम्म, कहाँ होगा। अब बच्चे ये होता है ना, अगर जो चीज न्यूक्लियस में है उस पे, तो उसके लिए एनएलएस क्या चाहिए आपको,
जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रिसेप्टर बनाया, एक रिसेप्टर क्या होते हैं, या तो सेल के सरफेस पे होते हैं, या साइटोसोल में होते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब जो रिसेप्टर न्यूक्लियस में है, मतलब जो न्यूक्लियस में ही होता है, उस पे एनालिस चाहिए आपको? उस पे क्यों चाहिए, वो तो है ही न्यूक्लियस में। ठीक है, तो एनालिस उस पे होता है जो साइटोसोल में है। अब मान लो कोई हार्मोन आया, वो हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करा, और फिर उसको वो सिग्नल देता है कि तुझे न्यूक्लियस के अंदर जाना है, और वो आगे जाके फिर अपना सिग्नलिंग पाथवे दिखाते हैं। तो एनालिस अगर किसी रिसेप्टर पे है तो वो साइटोसोल में है। ऑब्वियसली आप बाद में तो चलो वो न्यूक्लियस में चला गया, बट जो रिसेप्टर न्यूक्लियस में है उस पे थोड़ा एनालिस चाहिए। ये तो अंदर आना नहीं है, ये तो सरफेस पे ही रहना है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो एनालिस उस रिसेप्टर के ऊपर होगा जो साइटोसोल में है। जब उसके साथ कोई हार्मोन आके लगता है, तब वो डायरेक्ट करता है कि इस रिसेप्टर और हार्मोन के कॉम्प्लेक्स को कहाँ पे जाना है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। और वहां पे जाके फिर वो डीएनए से जाके बाइंड करेंगे, और वो डिपेंड करता है कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराना है या रिप्रेस कराना है। ठीक है, तो जिस रिसेप्टर पे एनएलएस है वो कहां पर होगा, आपका साइटोसोल में। ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर हम तीन कैटेगरीज रखते हैं, वन एट द सरफेस, सेकंड इन द साइटोसोल, एंड थर्ड विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हमें बता रहा है वो, कहते हैं जो इंपॉर्टेंस है ऑफ रेगुलेटेड न्यूक्लियर इंपोर्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फाइंडिंग दैट चेंजेस इन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर एफिनिटी ऑफ ओनली टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जैसे ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर है उसकी जो एफिनिटी है वो अलग अलग है, ऑफ ओनली टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स apparently contributed to the evolutionary split between Drosophila melanogaster and Drosophila simulans। मतलब दो अलग अलग स्पीशीज हैं इसी वजह से कि उनके अंदर जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर है उसकी जो एफिनिटी है ऑफ टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, मे बी अब वही है ना कि एक प्रोटीन है वो एक के पोर के थ्रू जा रहा है, दूसरे के थ्रू नहीं जा रहा है, उसकी वजह से हमें दो अलग अलग स्पीशीज देखने को मिली। ठीक है, सो इन वन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से, जिसकी वजह से उनका एनएलएस मास्क हो गया। अब मान लो ऑब्वियसली एक प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसके ऊपर भी तो एनएलएस होगा ना, तभी तो ये न्यूक्लियस के अंदर आएगा। बट एक प्रोटीन ने क्या करा, वो एनएलएस के ऊपर ही जाके लग गया। अब क्या हुआ, इंपोर्टिन इसको रेकग्नाइज ही नहीं कर सकता, ये कैसे अंदर आएगा। लेकिन जब सिग्नल आता है तो ये जो मास्क करने वाला प्रोटीन है ये अलग हो जाता है, या इसको हम क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। फिर इंपोर्टिन एनएलएस को रेकग्नाइज करके उसको कहां पर ले आएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको इमेज की फॉर्म में दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, अब वो कह रहा है कि ये एनएफ कापा बी, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, एनएफ कापा बी। ठीक है, अब इसमें एनएलएस है, इसमें एनएलएस आपको देखने को मिल रहा है, बट एक प्रोटीन है जिसका क्या नाम है, आईकेबी। आईकेबी किसके साथ बाइंड करता है, एनएलएस के साथ। अब वो जब लग गया तो वो क्या कह रहा है कि वो बेसिकली अब अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि एनएलएस एनएलएस को वैसे किसने रिकॉग्नाइज करना था, इंपोर्टिन ने। तो जब सिग्नल आता है तो फॉस्फोरिलेशन और प्रोटियोलिसिस होता है आईकेबी का। आईकेबी जब डिग्रेड होगा तभी इंपोर्टिन जो है वो इस प्रोटीन को अंदर लेके आएगा। ये हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये सेल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बना हुआ है, लेकिन एनएलएस मास्क होने की वजह से ये अंदर नहीं जा पा रहा। इंपोर्टिन को पता ही नहीं लग रहा कि इंपोर्टिन रेकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है एनएलएस को। लेकिन जब सिग्नल आता है तो आईकेबी की डिग्रेडेशन होती है, उसके बाद इंपोर्टिन इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और इसको न्यूक्लियस के अंदर लेके आएगा। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनएफ कापा बी इज मेंटेन्ड एज एन इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विद आईकेबी या आई कापा बी which masks its nuclear localization sequence in the cytoplasm in response to appropriate extracellular signal। IKB phosphorylate हो जाता है, ठीक है, और डिग्रेडेड बाय प्रोटियोलिसिस, उसकी डिग्रेडेशन होगी फॉलोइंग द इंपोर्ट ऑफ एनएफ कापा बी टू द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इंपोर्टिन उसको न्यूक्लियस में ले आएगा। ऐसे ही एक और यहाँ पर प्रोटीन की बात कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है PHO4।
ठीक है, कहता है इसमें ना जो एनएलएस सीक्वेंस है वहां पे फॉस्फेट लग जाता है, ठीक है, जिस वजह से ये आपका बेसिकली आपका ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, द ईस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PHO4 इज मेंटेन्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय फॉस्फोराइलेशन इन द विसिनिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। रेगुलेटेड डीफॉस्फोराइलेशन एनएलएस को एक्सपोज करती है और PHO4 आपका न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। मतलब कई बार तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अब जैसे यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसकी वजह से इंपोर्टिन इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पा रहा। ये जो है ना सिर्फ एक फॉस्फेट विच इज इन द विसिनिटी ऑफ एनएलएस, यहाँ पर फॉस्फेट लगे होने की वजह से इंपोर्टिन इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पा रहा। जब सिग्नल आएगा फॉस्फेट हटेगा, तभी एनएलएस इसको न्यूक्लियस के अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की रेगुलेशन की। इंपोर्ट मतलब एक प्रोटीन है वो बना हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, बट जब सिग्नल आएगा तभी वो न्यूक्लियस के अंदर हम उसे लेके आएंगे। और वो सिग्नल मतलब जैसे यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि एक तो होता है ना, जैसे आप ये सीख रहे हो कि कोई साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है, उसको हमने रोक के रखा हुआ है क्योंकि अभी हमें जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं करानी है। ठीक है, रोग कैसे रखा हो, या तो कोई प्रोटीन एनालाइज को कर दे या कुछ फॉस्फोरिलेशन हो रखी है जिस वजह से वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। बट व्हेन appropriate signal will come that will either lead to degradation of that protein which is masking the NLS, or there may be the dephosphorylation of a specific amino acid, और उसके बाद इंपोर्टिन उसको न्यूक्लियस के अंदर ले आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये सब चीजें रिलेटेड होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि जनरली मोस्ट ऑफ द जो जीन्स हैं उनकी रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब क्या है कि जब सिग्नल आएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ठीक है ना, अब कहेंगे कि अब कैसे हम वो चीज हम कैसे कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो उसको हम आने नहीं दे रहे न्यूक्लियस के अंदर। जब सिग्नल आएगा तब वो अंदर जाएगा, ठीक है, और तभी आगे जाके क्या होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि किसी भी जीन को अलग अलग लेवल पे रेगुलेशन होती है। ठीक है, जैसे एक होती है ट्रांसक्रिप्शन लेवल कि भाई जब सिग्नल आएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ठीक है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा क्या होता है कि मान लो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, उसने ट्रांसक्रिप्शन करा दी। दूसरी होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, उसके अंदर जो कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है। अब अब मान लो आपका प्री एमआरएनए तो बन गया, लेकिन अभी हम उसकी कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग नहीं करा रहे। ठीक है, जब सिग्नल आएगा तब कराएंगे। तीसरा क्या होता है, चलो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल भी होगी। तीसरा क्या होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटीन तो तभी बनेगा ना जब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। अब आपने क्या करा, कुछ अलग अलग जीन्स है, वी हैव 30,000 जीन्स, सम ऑफ द जीन्स आर रेगुलेटेड एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मोस्ट ऑफ द जीन्स देयर ट्रांसक्रिप्शन विल ओनली टेक प्लेस जब सिग्नल आएगा। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं ट्रांसक्रिप्शन होगी बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन तब कराएंगे जब सिग्नल आएगा। कुछ की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगी, एमआरएनए तैयार है, बट उसका एक्सपोर्ट तब कराएंगे जब वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। अब कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन लेवल, एमआरएनए आ गया बाहर, लेकिन साइटोप्लाज्म में वो मान लो राइबोसोम से बाइंड ही नहीं हो रहा, एमआरएनए तो आप बाहर ले आए, जब सिग्नल आएगा तब उसको हम राइबोसोम से बाइंड कराएंगे। ठीक है, और कई बार तो चलो मान लो राइबोसोम आगे लग भी गया लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, कुछ ना कुछ और फैक्टर वहां पे लगे हुए हैं, उनको हटाएंगे तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। तो अलग अलग जीन्स का अलग अलग रेगुलेटरी पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जैसे जनरल क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे आप मान लो दो तीन जीन्स को स्टडी कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि बेसिकली हम ब्लॉटिंग करते हैं, एक होते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एक होती है वेस्टर्न। नॉर्दर्न होती है आरएनए के लिए। आपने क्या देखा, दो जीन है, दो जीन को स्टडी कर रहे हो, जब आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कर रहे हो तो दोनों के बैंड आ रहे हैं, इसका मतलब आरएनए तो बन चुका है दोनों का। जब आपने देखा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एक का ही प्रोटीन आया है दूसरे का आया ही नहीं, इसका मतलब अभी उसकी ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है बट उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग जो बैंड्स देखते हैं ना उसको ऐसे हमें देखना होता है। अगर तो बैंड आ रहे हैं इसका मतलब कि जैसे नॉर्दर्न में दोनों के आ रहे हैं तो दो मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, लेकिन वेस्टर्न में एक का आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप की ब्लॉटिंग होती है। सदर्न हम करते हैं डीएनए के लिए, नॉर्दर्न हम करते हैं आरएनए के लिए, और वेस्टर्न करते हैं
प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इंपोर्ट की बात करी है, बट वो कह रहा है कि प्रोटीन है, एनएलएस भी है, बट फिर भी उस प्रोटीन को हमने साइटोप्लाज्म में हम उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, इवन आफ्टर हैविंग एनएलएस, ठीक है। जब सिग्नल आएगा तभी हम उसका क्या कराएंगे, इंपोर्ट, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर डिस्कस करा। तो यही बता रखा है यहाँ पर, एक उसने एनएफ कापा बी की बात करी है जो भी हमने डिस्कस करा, और दूसरी किसकी बात करी है, PHO4। आए समझ में ये? सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA। अब देखो वो क्या कह रहा है कि वेयर एज मैनी प्रोटीन्स आर selectively transported from cytoplasm to the nucleus, most RNA are exported from the nucleus to the cytoplasm, क्योंकि RNA तो हमें बाहर ही लेके जाने हैं जनरली। Since proteins are synthesized in the cytoplasm, the export of mRNA, ribosomal RNA and transfer RNA is critical step in gene expression in eukaryotic cell। क्योंकि tRNA का काम बाहर है, mRNA का काम बाहर है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का पार्ट है, वो भी एट द एंड तो हमें बाहर ही चाहिए, राइबोसोम्स तो हमें बाहर ही चाहिए, ठीक है। लाइक प्रोटीन इंपोर्ट, जो एक्सपोर्ट होता है आरएनए का, दैट इज आल्सो एक्टिव, उसमें भी एनर्जी लगती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस रिक्वायरिंग द ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स टू इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्चुअली जो रिसेप्टर है ना, जो इंपोर्टिन एक्सपोर्टिन है, यही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा इंपोर्टिन है, एक तरफ से तो वो प्रोटीन से बाइंड हो गया, दूसरी तरफ से वो जो पोर है न्यूक्लियस वाला उसके साथ जाके बाइंड कर रहा है, ताकि उसको न्यूक्लियस के अंदर लेके जाया जा सके, ठीक है। अगर वैसे ही एनएलएस है तो सीधा भी जा सकता था, वो तो इंपोर्टिन अंदर लेके आ रहा है, एक्सपोर्टिन बाहर लेके जा रहा है, ठीक है। अब जैसे अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कहता है जो कैरियोफेरिन इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन है, ठीक है, जनरली हमने यही बात करी थी, ये जो इंपोर्टिन एक्सपोर्टिन है ये कैरियोफेरिन प्रोटीन फैमिली में आते हैं, एक फैमिली का नाम है। दे ट्रांसपोर्ट मोस्ट टीआरएनए, आरआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन ए रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर, ठीक है। मतलब टीआरएनए का जो ट्रांसपोर्ट है, टीआरएनए हमें कहाँ पर चाहिए, बाहर। राइबोसोमल आरएनए अभी हम डिस्कस करेंगे, और एसएनआरएनए, एसएनआरएनए किसका पार्ट होते हैं, आपके स्नर्व्स का, SNRNP, जिनका रोल होता है, जिनका रोल होता है स्प्लाइसिंग में। SNRNP किसके बने होते हैं, SNRNA प्लस प्रोटीन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए SNRNP का काम कहां पर होता है, स्प्लाइसिंग कहां पर होती है न्यूक्लियस में, तो SNRNP कहां बनेंगे। अब देखो SNRNA तो न्यूक्लियस में बनता है, अब प्रोटीन कहां बनते हैं, बाहर, साइटोप्लाज्म में। अब देखो दो आपके पास कंडीशन है, या तो SNRNA को बाहर लेके जाओ तब स्नब बनाओ, या प्रोटीन को अंदर लेके आओ, तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे SNRNA बाहर जाता है न्यूक्लियस से, और वो प्रोटीन के साथ बाइंड होके फिर वापस आता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे दो कंडीशन, एक तो होता है राइबोसोम, राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि उसमें अलग अलग सब यूनिट्स होती है ना। राइबोसोम के केस में क्या होता है, प्रोटीन अंदर आता है और वो राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। एसएनआरएनपी के केस में एसएनआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर उसको हम एसएनआरएनपी को अंदर लेके आते हैं। वो भी मैं आपको दोनों ही चीजें डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। अब देखो वो क्या कर रहा है, टीआरएनए, आरआरएनए और एसएनआरएनए, इनका ट्रांसपोर्ट तो रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर में होता है, लेकिन वो कह रहा है जो एमआरएनए है उसको ना दो प्रोटीन्स, उसका एक्सपोर्ट दो प्रोटीन कराते हैं। एक तो किससे रिलेटेड होता है, NTF2 से, ठीक है। तो जो mRNA है ना उसका ट्रांसपोर्ट रैन के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, रैन के इंडिपेंडेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये भी एग्जाम में लाइन आती है, अभी तक हमने प्रोटीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी तो हमने रैन की बात करी, चाहे इंपोर्ट कराना था चाहे एक्सपोर्ट कराना था। अब अलग अलग टाइप के आरएनए हैं, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए, मैसेंजर आरएनए। वो कह रहा है जो टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए, इनका ट्रांसपोर्ट तो रैन जीटीपी कराता है, लेकिन एमआरएनए का जो ट्रांसपोर्ट है दैट अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ रैन, ठीक है। तो इसमें
मतलब दो प्रोटीन्स होते हैं, एक का नाम वो क्या बता रहा है, मतलब विच इज रिलेटेड टू NTF2। NTF2 का वैसे तो काम क्या था, वो साइटोप्लाज्म से कहां पर लेके आ रहा था, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर mRNA के एक्सपोर्ट में दो प्रोटीन लगते हैं, एक NTF2 से रिलेटेड होता है। सो RNA आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवलप एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे अब mRNA है, वो कह रहा है उसके साथ दो प्रोटीन लग गए, ठीक है। अब मान लो एक प्रोटीन के ऊपर एक्सपोर्ट सिग्नल है, तो वो उसके थ्रू बाहर चला गया, तो रैन का उसमें कह रहा है डायरेक्ट रोल आपका नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइन आप याद रखना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसने लिखा है, बाकी में भी लिख सकता था ना कि दे आर एक्सपोर्टेड एज इन ए रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर, बट mRNA को नहीं लिखा, क्योंकि mRNA का एक्सपोर्ट हमने देखा है वो रैन के इंडिपेंडेंट होता है। अब वो कह रहा है, अभी हम बात करेंगे राइबोसोम की। कहते हैं जो राइबोसोमल आरएनए है, ऑब्वियसली राइबोसोमल आरएनए तो न्यूक्लियोलस जो आपका ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे बनता है, ठीक है। और प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर से बन के आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे आप ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या खास बात है, ये आपका, ये सिर्फ हमने न्यूक्लियोलस वाला पार्ट दिखाया है। न्यूक्लियोलस वो पार्ट है जहां पर राइबोसोमल डीएनए से पहले प्री राइबोसोमल आरएनए बन गया, ठीक है। अब राइबोसोमल प्रोटीन्स, ये सारे राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि राइबोसोम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आप ये दे हैव शोन इट इन डिफरेंट कलर्स, बट इससे भी बहुत ज्यादा टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो राइबोसोमल प्रोटीन्स को इंपोर्ट कराया कहाँ पर, न्यूक्लियोलस के अंदर, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और वहां पर आप देखो कि जो प्री राइबोसोमल आरएनए था, कौन सा, प्री, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक पहले एक ही राइबोसोमल आरएनए बनता है, जिससे आपके नॉर्मली हम क्या दिखाते हैं 28S, 5.8S, और बेसिकली क्या बनता है 18S, ठीक है। ये अगर आपको थोड़ा याद हो, RNA पॉलीमरेज 1 हम लिखते हैं कि वो यूकैरियोट्स के अंदर 28S, 18S और 5.8S, ये तीन राइबोसोमल आरएनए बनाता है। एक्चुअली पहले तो एक ही ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उससे हम दिखाते हैं ये तीन बनते हैं। और जो पॉलीमरेज 3 होता है वो 5S राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है ये प्रोटीन जो है ना, ये प्री राइबोसोमल आरएनए के साथ जाके लग गए, ठीक है। अभी मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि 28 ऐसा 18 ऐसा, उसके साथ जाके लग गए, ठीक है। अब देखो उसने लिखा हुआ है, एंड बिगिन टू असेंबल ऑन प्री राइबोसोमल आरएनए प्रायर टू इट्स क्लीवेज एज द प्री आरआरएनए इज प्रोसेस्ड। अब देखो 5S इधर से आ गया, क्योंकि 5S जो राइबोसोमल आरएनए है वो इस प्री राइबोसोमल आरएनए में नहीं होता, क्योंकि वो पॉलीमरेज 3 बनाता है, इसलिए उसको अलग से लेके आया, ठीक है। विच इज सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इन द न्यूक्लियस, असेंबल टू फॉर्म प्री राइबोसोमल पार्टिकल। जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि जो आपका 40S होता है उसके अंदर सिर्फ 18S होता है, और जो आपकी 60S सब यूनिट होती है उसमें 28S, 5.8S और 5S होता है, ठीक है। अभी अब क्या हुआ, अभी देखो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से आपका राइबोसोम, देखो 40S सब यूनिट बाहर आ गई और 60S बाहर आ गई। तो राइबोसोमल आरएनए तो न्यूक्लियस में बना था, वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर, बट प्रोटीन बाहर से बन के गई। अब एक चीज ये भी हो सकती थी ना, पहले वो क्लीव हो जाते, जैसे मान लो कि ऑब्वियसली हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं ना कि ये आपका प्री राइबोसोमल आरएनए है, इससे 28S, 18S और 5.8S बनता है। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पहले प्रोटीन आगे लगते हैं, उसके बाद वो दो में क्लीव हो गया। अब ऑब्वियसली 18S तो इधर चला गया, जो हम 18S में जो भी इसमें जो 18S राइबोसोमल आरएनए ही होगा, जिसके अंदर बाकी प्रोटीन्स मिलके 40S बनाएंगे। इसके अंदर 28 और 5.8 है, और आपका 5S अलग से आएगा, तब जाके ये क्या बनेगा आपका 60S। 60S कम्युनिटी है तब जाके बनेगी, ठीक है। तो एक चीज वो कह सकता है ना, जैसे ये लाइन उठा सकता है कि प्री राइबोसोमल आरएनए क्लीव होने के बाद उसके ऊपर प्रोटीन लगते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्री राइबोसोमल आरएनए बना है, उसी के ऊपर जाके प्रोटीन से लग गए, और बाद में प्रोसेसिंग होके आपका जो 40S और 60S बनता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्रोटीन अंदर जा रहे हैं ताकि राइबोसोम बने, राइबोसोम का काम बाहर है,
होने को तो ये भी हो सकता था ना कि राइबोसोमल आरएनए बाहर ही ले आओ, प्रोटीन तो बने ही हुआ है, बट बनाए अंदर है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, काम उनका बाहर है। ठीक है, अब वही है एस एन आर एन पी भी में ऐसा उल्टा होता है। एस एन आर एन पी का भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एस एन आर एन पी का काम कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि स्प्लाइसिंग कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आप ये देखो उसने क्या दिखाया, ये एस एन आर एन ए है, ठीक है, एस एन आर एन ए कहाँ पर बना होगा, न्यूक्लियस में। तो स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए आर इनिशियली एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म बाय एक्सपोर्टिंग, जिसका नाम है CRM1। ये डायरेक्टली से बाइंड करा और इसको बाहर ले गया, वहां पे जाके प्रोटीन की बाइंडिंग हुई और क्या बन गया, SNRNP। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है जिसका उसने क्या नाम बताया आपको, स्नर प्रोटीन, स्नर प्रोटीन, ये उसको अंदर लेके आया। SNRNP चाहिए कहां पर है हमें, न्यूक्लियस के अंदर, बट बन कहां पे रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। देखो दोनों चीजें आप अगर आप मानोगे उल्टी हैं। राइबोसोम चाहिए कहां पर, साइटोप्लाज्म में, तो राइबो प्रोटीन बाहर बने हुए थे, राइबोसोमल आरएनए को बाहर ले आते, लेकिन नहीं, प्रोटीन अंदर लेके गए, वहां पे असेंबली कराई, फिर बाहर लेके आए। यहाँ पे SNRNP चाहिए, न्यूक्लियस में था, लेकिन SNRNA को पहले हम बाहर साइटोप्लाज्म में लेके गए, वहां पर प्रोटीन से बाइंड कराया, और फिर जब SNRNP बन गया फिर हम उसको न्यूक्लियस के अंदर लेके आए। SNRNP का काम न्यूक्लियस में ही है, बाहर उनका कोई काम नहीं है। राइबोसोम का काम न्यूक्लियस में कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन जाके उसने साइटोप्लाज्म में ही करनी है। तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो कि, तो मतलब दीज टू आर एग्जाम्पल्स की, जिस चीज में आरएनए और प्रोटीन होता है, उस केस में आरएनए तो न्यूक्लियस में बनता है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनता है। तो जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, एक केस के अंदर हम प्रोटीन्स को अंदर लेके गए ताकि वो आरएनए के साथ मिलके राइबोसोम बना सके, दूसरे केस के अंदर हम आरएनए को बाहर लेके गए ताकि बाहर जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होके वो SNRNP बना दे। ठीक है ना, अब जैसे आपसे मैंने पूछा, अब बच्चे से पूछे थे SNRNP का कहाँ पर होता है, कहते न्यूक्लियस में, तो बनते कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में नहीं, SNRNP साइटोप्लाज्म में बना है। जनरल बंदा सोचेगा तो वो यही कहेगा SNRNP न्यूक्लियस में ही बनता है, ठीक है, क्योंकि उसका रोल न्यूक्लियस में ही है। और हमें राइबोसोम भी पढ़े हैं तो जनरली हम कहते हैं राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो हम यही सोचेंगे बनते भी वहीं पे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो कि हाँ SNRNA जरूर न्यूक्लियस में बनता है, बट SNRNP की फॉर्मेशन वो साइटोप्लाज्म में होती है, और वो फॉर्मेशन होने के बाद ही हम उसको बेसिकली कहाँ पर लेके आते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो देखो ना ये थोड़े से इंटरेस्टिंग मतलब आपको फैक्ट हैं जो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमने देख लिया था, और अब नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है कि, अब देखो यहां पर उसने हमें क्या बताया कि, अब देखो क्या होता है ना, कई बार तो सिग्नल होना चाहिए जो आरएनए के ऊपर ही हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था CRM1, वो डायरेक्टली किससे बाइंड करा था, SNRNA के साथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम mRNA की बात कर रहे हैं, mRNA के साथ डायरेक्टली मान लो कोई प्रोटीन लगता ही नहीं है। ठीक है, बट क्या होता है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगेंगे, जैसे मान लो हमने हमने मान लो ये 4-5 प्रोटीन लगा दिए, इन प्रोटीन्स में से किसी के पास आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, जिसके साथ एक्सपोर्टिंग लगेगा, और ये फिर आपके न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। देखो उसने क्या लिखा है, देयर एक्सपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इज मेडिएटेड बाय न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन्स विद इन द सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। अब आरएनए के ऊपर कोई सिग्नल नहीं है, आरएनए के ऊपर कोई सिग्नल है ही नहीं कि वो बाहर जा सके, लेकिन आरएनए के साथ जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं उनके ऊपर सिग्नल है कि ये जो प्रोटीन और आरएनए का कॉम्प्लेक्स है इसको बाहर लेके जाना है। देखो यहाँ क्या लिखा, प्री एमआरएनए एंड एमआरएनए आर एसोसिएटेड विद ए सेट ऑफ एटलीस्ट 20 प्रोटीन्स थ्रू आउट देयर प्रोसेसिंग इन द न्यूक्लियस। ये जो प्री एमआरएनए एमआरएनए प्रोसेसिंग हो रही है इसके साथ कहता है 20 से भी ज्यादा प्रोटीन लगे होते हैं, एंड इवेंचुअली transported to cytoplasm which is mediated by mRNA exporter complex after its recruitment to the processed mRNA। ठीक है, मतलब ये एक तरह से mRNA के साथ प्रोटीन्स लग रहे हैं जो कि मिलके आपका एक एक्सपोर्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और फिर हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो tRNA है वो डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग होता है, जैसे अभी हमने SNRNA वाला पढ़ा जिसका नाम था CRM1, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एक्सपोर्टिंग टी होता है, वो डायरेक्टली tRNA से बाइंड करता है। ठीक है, वो डायरेक्टली बाइंड करेगा और डायरेक्टली उसको लेके जाएगा।
ठीक है। तो दो यहाँ पर पता लग रहे हैं, या तो कोई ऐसा प्रोटीन जो जो डायरेक्टली आरएनए से बाइंड करे, या कोई ऐसा प्रोटीन जो उन प्रोटीन के साथ बाइंड करे जो एमआरएनए के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मालूम है, अगर एमआरएनए के ऊपर कोई प्रोटीन आगे लग ही नहीं सकता जो इसका एक्सपोर्ट कराए। तो एमआरएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सपोर्टर, जो एमआरएनए एक्सपोर्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर एक्सपोर्टिन उन्हें बाहर लेके जाता है। ठीक है ना, दिस इज हाउ योर एमआरएनए इज डिलीवर्ड आउट द न्यूक्लियस। जैसे हम बोलते हैं कैपिंग, कैपिंग जो होती है ना वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट के अंदर। कैपिंग के दो काम होते हैं। एमआरएनए में हम क्या कहते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगी होती है। अब मान लो कैप के ऊपर आगे कोई प्रोटीन लग जाए और उसके ऊपर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, तो क्या, क्योंकि कैपिंग वाला प्रोटीन तो कैप से ही लगेगा, और कैप सिर्फ किस में होती है, एमआरएनए में। अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, और वो प्रोटीन इसको रिकग्नाइज करेगा और इसको उठा के बाहर ले जाएगा। तो एमआरएनए के साथ डायरेक्टली कोई भी प्रोटीन उसको डायरेक्टली नहीं लेके जाता। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, अभी वो तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते ना कि कितने सारे प्रोटीन्स जो एमआरएनए के साथ लगते हैं। किसी के पास भी एक्सपोर्ट सिग्नल होगा, एक्सपोर्टिन उसके साथ बाइंड करेगा और ले जाएगा उसे बाहर, और बाद में वो प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में जाके अलग हो जाएंगे, एमआरएनए जाके बाइंड कर देगा राइबोसोम के साथ और उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे था ना कि एक्सपोर्ट ऑफ mRNA इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ब्रांड, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, लेकिन जो टीआरएनए और एक mRNA होता है, माइक्रो आरएनए, ये इनका एक्सपोर्ट कौन कराते हैं, एक्सपोर्टिन। ठीक है, तो इन पांचों स्टेटमेंट्स के अंदर आपका सी गलत था। देखो ना, वैसे भी हमने देखा था कि सी पता होने से वैसे ही आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि NTF2 रैन जीडीपी को न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है, ना कि साइटोसोल के अंदर। अगर आपको ये भी पता होता तो आपकी बाकी सारी, क्योंकि सी 4 में से 3 ऑप्शन में है और सी पक्का गलत है, तो बस क्वेश्चन वहां पे आपका हो गया। ठीक है, और यही अभी देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट टू mRNA, tRNA and ribosomal RNA which function in the cytoplasm, many small RNA, एक snRNA और स्नो आरएनए। स्नो आरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग कराता है। ठीक है, snRNA तो आपने पढ़ा ना, इसका रोल कहाँ पर होता है, स्प्लाइसिंग में। स्नो होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, इट मॉडिफाइज राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। इसका क्या फंक्शन होता है, इट मॉडिफाइज राइबोसोमल आरएनए, इट मॉडिफाइज राइबोसोमल आरएनए। Perhaps surprisingly, snRNA are initially transported from nucleus to the cytoplasm। ठीक है, अब देखो वो लिखना ना, सरप्राइजिंगली snRNA को पहले हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वेयर दे एसोसिएट विद प्रोटीन्स टू फॉर्म SNRNP, और फिर उसको हम न्यूक्लियस में लेके आते हैं। ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन दैट बाइंड टू 5' कैप्स ऑफ snRNA appear to be involved in the एक्सपोर्ट ऑफ snRNA टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अब वो कह रहा है कि snRNA के ऊपर भी कैप है, 5' कैप। ठीक है, वैसे तो हम mRNA में ही पढ़ते हैं, क्योंकि snRNA तो जो उसमें कैप होती है वो इन्वॉल्व होती है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेजने में। ठीक है, जैसे ये अभी हमने प्रोटीन की बात करी थी जिसका क्या नाम था, CRM1, ये डायरेक्टली बाइंड करा था किसके साथ, यहाँ पर snRNA। ठीक है, snRNA ऑब्वियसली है तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो इसमें भी कह रहा है कैप होती है जिसके साथ डायरेक्टली वो बाइंड करा। इन कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन snRNP प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ snRNP फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। कहते जब ये बाहर चला गया तो जो प्रोटीन इसके साथ लगे हैं snRNA के साथ, उन प्रोटीन्स के ऊपर सिग्नल होता है, जैसे हमने पढ़ा ना स्नर प्रोटीन, प्रोटीन वो उसको अंदर लेके आ रहा है। तो आते टाइम सिग्नल किसके ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर जो snRNA के साथ लगे हैं, और जाते टाइम तो आपने सिर्फ snRNA को लेके जाना था, तो उसमें तो सिग्नल आपके आरएनए पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जितने भी आरएनए होते हैं, tRNA,
ठीक है, उसने बताया आपको ये बेसिकली यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए, रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर। और दूसरी बात ये बेसिकली इनका ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली हो सकता है कि वो प्रोटीन जो डायरेक्टली इनके साथ बाइंड करते हैं। एमआरएनए थोड़ा लगा है, रैन इंडिपेंडेंट मैनर में है, और ऑब्वियसली उसमें कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। देर आर सो मैनी प्रोटीन्स विच विल बाइंड टू इट, और जो उन प्रोटीन्स के ऊपर सिग्नल होगा जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं आरएनए एमआरएनए जा सकता, बट एमआरएनए के साथ जो कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स लगते हैं उनके अंदर सिग्नल होता है जो उसके एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एक दो छोटे से कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे क्या शो करा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड इनएक्टिव क्रोमेटिन। क्या बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड इनएक्टिव क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और एक होता है आपका यूक्रोमेटिन। अब देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमें क्या शो कर रखा है, न्यूक्लियोलस। ये क्या शो कर रखा है, न्यूक्लियोलस। अब हमने क्या देखा है, आप देखो जो पेरिफेरी पे है, जो न्यूक्लियस की पेरिफेरी पे है वहां पे जनरली क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, और जो यूक्रोमेटिन है वो जनरली कहाँ पर है, सेंटर में है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, ऑब्वियसली सेल के अंदर तो डीएनए ही है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए इज बेसिकली क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है, क्यू क्रोमेटिन होता है। अब वो क्या करे कि जो जहां पर हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो जनरली होता है पेरिफेरी पे, ऑब्वियसली ये वाला डीएनए एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, बट जो रीजन आपका सेंटर में है, ठीक है, बिल्कुल वहां पर आपको जनरली जैसे थोड़ा बहुत तो चलो यहाँ पे भी दिख रहा है जो इसने न्यूक्लियोलस के पास दिखा रखा है, बट बाकी जो सेंटर में होता है वो सारा यूक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड एंड दैट विल बी द डीएनए विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमेटिन विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, ये दो तीन बार क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन या जीन रिच रीजन वो कहाँ पर होता है, सेंटर में। और जो पुअर है, क्योंकि ऑब्वियसली हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन तो एक्सप्रेस ही नहीं करता, तो उसको हम जीन पुअर रीजन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, लूप डोमेन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन आर जनरली एसोसिएटेड विद आइदर द लैमिना, लैमिना ऑब्वियसली जो कि आपको ये लैमिन प्रोटीन हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, और द न्यूक्लियोलस। ठीक है, जिसे आप ये क्या बोल रहे हैं, एनएडी, मे बी न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड डोमेन। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डोमेन्स हैं वो कहां पर लोकलाइज्ड होते हैं, इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इंटीरियर या जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है वहां पर डीएनए यूक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और जो पेरिफेरी पे है या जो न्यूक्लियोलस के आसपास है वो जनरली किस फॉर्म में होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में। ठीक है, और ये कुछ प्रोटीन्स के नाम भी बता रखे हैं जो डोमेन की बाउंड्रीज बनाते हैं, सी टी सी एफ एंड क्वाइजिन। अब देखो ना, ये देखो ये पूरा हो गया, ये बाउंड्री है, इधर से बाउंड्री होगी, तो यूक्रोम मतलब ये बाउंड्री सेट कर दी कि इधर वाला यूक्रोमेटिन है और इधर वाला हेट्रोक्रोमेटिन है। इधर भी देखो बाउंड्री सेट होगी, इधर हेट्रोक्रोमेटिन है इधर यूक्रोमेटिन है। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ये बाउंड्री सेट करते हैं कि यहाँ तक हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में है और ये आपका यूक्रोमेटिन की फॉर्म में है। ठीक है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो वो ये पूछता है कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है या जीन रिच रीजन है वो कहाँ पर होगा, आपके सेंटर में। और जो हेट्रोक्रोमेटिन या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और जीन पुअर रीजन कहाँ पर होता है, आपके पेरिफेरी के ऊपर। ठीक है, अब देखो ना यही तो होता है ना। अगर अब वैसे तो हम क्या सोचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ऐसा तो अब हम पढ़ते नहीं ना कि कहाँ पे क्या होता है। ये हमें जरूर पता होता है कि यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, बट क्वेश्चन देखो वो क्या पूछ लेते हैं कि सेल के अंदर देखो ये ऑर्गेनाइजेशन भी है कि हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट जो है वो पेरिफेरी की तरफ रहता है। ठीक है, और जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है वो आपका कहाँ पे रहता है, सेंटर में। ठीक है,
और एक और यहाँ पर आपको मैं कुछ न्यूक्लियर बॉडीज कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है जो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस होता है विच इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, ये तो चलो हम पढ़ते ही हैं। यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, राइबोसोम असेंबली, क्योंकि न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फिर इसने क्या बताया केजाइल बॉडी, यहाँ पर क्या होती है एस एन आर एन पी की असेंबली। मतलब जैसे एस एन आर एन पी तो बाहर से बन के आ गए ना, तो उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, U1 होता है, U2 होता है, U4, U5, U6। तो उनकी असेंबली केजाइल बॉडी में होती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं। ठीक है, जैसे एक बता रहा है क्लेस्टोसोम। क्लेस्टोसोम क्या बता रहा है, जहां पर प्रोटियासोमल प्रोटियोलिसिस, जैसे किसी प्रोटीन को डिग्रेड करना है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कौन सी जगह है, क्लेस्टोसोम। ठीक है, हिस्टोन लोकस बॉडी, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग होती है हिस्टोन प्री एमआरएनए की। ठीक है, मतलब हिस्टोन भी क्या है, प्रोटीन है, उसको भी किसने बनाना है, एमआरएनए ने। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल को हिस्टोन्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन और वो जो प्री एमआरएनए है उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, हिस्टोन लोकस बॉडी। हिस्टोन तो प्रोटीन है ना, ऑब्वियसली जब सेल को डिवाइड करना है तो सेल को अगर डीएनए को डबल करना है तो हिस्टोन भी तो बनाने हैं ना सेल को, तो उसकी प्रोसेसिंग जो प्री एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करानी है और उसकी प्रोसेसिंग हिस्टोन लोकस बॉडी में होती है। एक उसने क्या बताया है, स्पेकल, यहाँ पर प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, जो भी आपको प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग के लिए जो भी चाहिए उसके जो फैक्टर्स हैं उसकी स्टोरेज होती है स्पेकल के अंदर। ठीक है, देखो सब चीजें न्यूक्लियस में हो रही हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आप कोई प्रोटीन है उसको डिग्रेड करना है, आपने हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनके जो प्री एमआरएनए है वो कहाँ पे बन रहे हैं, तो इन्होंने ना न्यूक्लियस के अंदर भी अलग अलग जगह देखी है। तो उसी जगह पर मतलब वो वाला पार्ट है जो हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक है, फिर जैसे एक इसने लिखा है पीएमएल बॉडी, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन और डीएनए रिपेयर। तो ये एक वो स्पेसिफिक पोर्शन है जहां पे डीएनए का रिपेयर हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शनल की रेगुलेशन हो रही है। और एक लिखा पॉलीकॉम बॉडी। ठीक है, पॉलीकॉम बॉडी में क्या लिख रहा है ये, जीन साइलेंसिंग। ठीक है, अब ये वैसे हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था। पॉलीकॉम बॉडी में क्या होता है, जो आपका हिस्टोन होता है, जैसे हिस्टोन होता है H3। ठीक है, जनरली हम ना कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं, जैसे एक होते हैं मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन एंड एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन। ठीक है, एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेरिन। ये दोनों किसकी होते हैं, लाइसिन की, और फॉस्फोरिलेशन किसकी होती है, सेरिन की। जनरली जो हम पढ़ते हैं इन मॉडिफिकेशंस की वजह से जो डीएनए है वो किस फॉर्म में जाता है आपका, यूक्रोमेटिन फॉर्म में। ठीक है ना, देखो क्या होता है, जैसे ये एक हिस्टोन है, हिस्टोन क्या होता है, बेसिक, हिस्टोन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये आपका डीएनए है, डीएनए पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब जो डीएनए है और प्रोटीन के बीच में अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे डीएनए टाइटली पैक्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी हिस्टोन की मॉडिफिकेशन हो जाए, मान लो हिस्टोन के ऊपर लग गया आपका जाके, मान लो फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप जाके लग गया, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो वहां पर डीएनए होता है वो लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो जनरली ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और सीरिन की फॉस्फोरिलेशन से तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डीएनए पे भी नेगेटिव है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, हिस्टोन्स की। जनरली जब एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है और फॉस्फोरिलेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, बेसिकली जनरली हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन की क्या होती है आपकी, एक्टिवेशन जनरली। बट कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं हिस्टोन्स के अंदर जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रिप्रेस हो जाती है। मतलब जनरली जब हम पढ़ते हैं ना, कई बार अगर आप जनरली बुक्स में पढ़ोगे, हिस्टोन के अंदर जहां पर ये मॉडिफिकेशंस होती हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन,
तो वहां पर हिस्टोन और प्रोटीन के बीच की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है, और यू कैन से कि हिस्टोन जो डीएनए है वहां पर लूज है, जिसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और जहां पर ये मॉडिफिकेशंस नहीं होती हैं वहां पर डीएनए और हिस्टोन के बीच में अट्रैक्शन है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव है, तो वो तो टाइटली बाउंड है, उसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन H3, यहाँ पर मैं H3 की बात कर रहा हूँ। H3 के अंदर दो पोजीशन होती हैं, एक होती है K27, मतलब लाइसिन 27 और K9। H3 K27 और दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई, H3 K9। अगर इनकी मिथाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाती है। तो ये जो पॉलीकॉम बॉडी है ना, यहाँ पर जनरली देखा है जो डीएनए होता है, यहाँ पर H3K27, इसकी मिथाइलेशन होने की वजह से जीन की क्या हो जाती है, साइलेंसिंग। ठीक है, ये बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे अगर आपने ये मॉडिफिकेशंस पढ़ी हैं तो ये मॉडिफिकेशंस का पर्पस होता है कि डीएनए और हिस्टोन के बीच की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाए, और जिसकी वजह से जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है आपका, मतलब अगर तो मॉडिफिकेशंस नहीं है तब वो डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन है, अगर ये मॉडिफिकेशंस हैं तो यूक्रोमेटिन है जनरली। बट हमने क्या देखा, कई बार मॉडिफिकेशंस होने के बाद मतलब उसमें फिर कुछ और रीजन है कि मे बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं आगे लग पा रहे या कोई और रीजन है। तो ये दो पोजीशन आप हमेशा याद रखना। H3 हिस्टोन अलग अलग होते हैं ना, H2A, H2B, H3, H4, H3K9, K इज लाइसिन, K कौन सा अमीनो एसिड होता है, लाइसिन। H3K9 और H3K27 अगर इनकी मिथाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, रिप्रेस हो जाती है। तो ये जो पॉलीकॉम बॉडी है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा है, H3K27 की मिथाइलेशन होती है, उस वजह से जीन की क्या होगी, साइलेंसिंग। ठीक है, तो अब ये सब स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब जैसे कई बार आपसे पूछ ले केजाइल बॉडी, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो केजाइल बॉडी में क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉलीकॉम बॉडी में क्या हो रहा है या स्पेकल में क्या हो रहा है, तो चलो नंबर तो नहीं इतना याद रखने की जरूरत है कितना नंबर होता है, न्यूक्लियोलस तो हमें पता ही है क्या होता है वहां पे। पॉलीकॉम बॉडी याद रखना, स्पैकल, स्पैकल बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप अब यहाँ से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। बट जैसे केजाइल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा कई बार ना कि केजाइल बॉडी क्या होती है, तो यहाँ पर एस एन आर एन पी की असेंबली होती है। ठीक है, वैसे तो एस एन आर एन पी बाहर से ही बन के आए हैं जो हमने देखा ना, बट उसके बाद बड़े सारे एस एन आर एन पी है ना, तो वो एक जगह पे रहे क्योंकि उनका काम स्प्लाइसिंग का है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, स्प्लाइसिंग हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है अलग अलग टाइप की डीएनए की, किसी जीन को साइलेंस करना है, डीएनए खराब है तो उसको रिपेयर करना है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना है। तो विद इन न्यूक्लियस देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जहाँ पर, क्योंकि सारी न्यूक्लियर बॉडीज हैं, न्यूक्लियोलस, केजाइल बॉडी, क्लास्टोसोम, हिस्टोन लोकस बॉडी, स्पैकल, पीएमएल बॉडी, पॉलीकॉम बॉडी, ये सब कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस कंप्लीट। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस हमने कर ही लिए थे। ये भी हो गया था कि गैप कहाँ पर होता है आपका, साइटोसोल में। ठीक है, इसने दिखा रखा है कहाँ पर, गैप क्रोमेटिन, तो ये गलत था हमारा। और एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में, कहते हैं जो मूवमेंट होती है ऑफ प्रोटीन्स बिगर देन 50 किलो डाल्टन थ्रू द न्यूक्लियर एनवलप। देखो टॉम और टिम तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े हैं, SAC61 मैंने आपको बताया था ये ट्रांसलोकेस बनाता है ईआर की मेम्ब्रेन में, तो इसका आंसर क्या है, इम्पोर्टिन बीटा। वैसे ही नाम से ही पता लग जाता है, इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन की बात हमने न्यूक्लियस में ही करी है ज्यादा ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके अंदर देखो वही सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, रैन जीटीपी का लेवल न्यूक्लियस में ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इम्पोर्ट रिसेप्टर हैं वो शटल करते रहते हैं, ये नहीं है ना कि इम्पोर्ट करके एक बार अंदर ले आया फिर वापस नहीं गया, गया था ना वापस, इम्पोर्टिंग लेके आया अंदर, बट बाद में वो रैन जीटीपी के साथ लग के बाहर चला गया। ठीक है, NTF2 रैन जीटीपी को साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर लेके आता है। mRNA का जो एक्सपोर्ट है दैट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रैन, बट बाकी जो होते हैं चाहे वो राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, एसएन आरएनए है, वो रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर के अंदर उनका ट्रांसपोर्ट होता है।
और टीआरएनए और एमआईआरएनए उनको डायरेक्टली उनका एक्सपोर्ट इन कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट योर न्यूक्लियस।